हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने आरबीएससी वाला 10th का पोर्शन स्टार्ट कर दिया था। इससे पहले अभी जो संडे को टेस्ट है आपका एनटीएससी बेस्ड, उसमें जो आपके टॉपिक्स दिए हैं 9th के टॉपिक्स हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, व्हाट इज डेमोक्रेसी बाय डेमोक्रेसी, इंडिया साइज एंड लोकेशन एंड द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो बच्चों 10th सीबीएसई जो है हमने जितना कर लिया है सफिशिएंट है, आप उसका रिवीजन करते रहना। मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स ऑफ 10th सीबीएसई के हमारा टेस्ट हो चुका है, जो रह गए हैं उसको हम टेस्ट में कवर कर लेंगे। अभी हमको मेनली फोकस करना है 10th आरबीएससी, 9th सीबीएसई और 9th आरबीएससी का भी पोर्शन। अभी जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो पूरा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या नोटिफिकेशन आता है, उसके बेसिस पे हम इसको डिसाइड करेंगे कि 9th आरबीएससी को हमें कैसे करना है। क्योंकि लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया था कि एक्चुअली जो 10th आरबीएससी के भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो 9th क्लास में आरबीएससी वाला ही पोर्शन पढ़ा है, सीबीएसई तो उन्होंने पढ़ा नहीं है। तो अभी 5-6 डेज हुए हैं पुराना नोटिफिकेशन आए हुए, तो अब जैसे न्यू नोटिफिकेशन आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। कई बच्चों की ये क्वेरीज आई हैं कि व्हाट अबाउट द डिलीटेड पोर्शंस। तो डिलीटेड मैं बता दूं आपको कि अगर हम 9th के डिलीटेड पोर्शन की बात करें तो हिस्ट्री में तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन नाजिम थी नहीं। जो डिलीट किया है वो फॉरेस्ट सोसाइटी वाला जो पोर्शन है, एक इन्होंने वाला डिलीट किया है, जो सेकंड वाला इनका यूनिट आ रहा है एक तरह से। तो वैसे भी वो इतना ज्यादा नहीं था, हमने कवर किया है। तो अगर हम वापस से उसको देख लेते हैं, अगर हम उसको एक थोरो रिवीजन भी करके जाते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम सिविक्स की बात करें तो उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डिलीट कर दिया है डेमोक्रेटिक राइट्स का। अब डेमोक्रेटिक राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने बहुत अच्छे से कवर किया है, तो हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि हम उसको कवर नहीं करें। और कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में उन्होंने थोड़ा बहुत पोर्शन हटाया है कि साउथ अफ्रीका वाला इस तरह से, लेकिन इतना कोई मैटर नहीं करता, आप इजीली उसको कवर कर सकते हैं। लास्ट ईयर हमने किया था इसको अच्छे से। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो पॉपुलेशन वाला इन्होंने हटा दिया, जबकि पॉपुलेशन का जो ये डेटा है 2011 सेंसस वाला, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, एनटीएससी में आ चुके हैं। और एवरी ईयर एक सेपरेट पूरी क्लास होती है जिसमें सारा इंपॉर्टेंट डेटा हम इसका डिस्कस करते हैं, तो वो इस बार भी होगी। और ड्रेनेज वाले एक चैप्टर में जरूर है कि वो सिर्फ मैप आइटम्स के लिए उन्होंने लिखा है कि सिर्फ मैप आइटम्स आएंगे उसके अंदर, तो बाकी तो वैसे पूरा का पूरा है। अब इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें इन्होंने 9th में सीबीएसई में फूड सिक्योरिटी वाला चैप्टर हटा दिया। तो अगेन फूड सिक्योरिटी वाले चैप्टर में एमएसपी वगैरह का सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, बफर प्राइस, राशनिंग, फेयर प्राइस शॉप, ये सारा आपको आता ही है। इधर आप जाओगे पीछे की तरफ तो स्टार्ट में था 3 डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी। तो इतना कोई दिक्कत वाली बात ऐसा जिसके अंदर है नहीं। तो आप एक तरह से इजीली, टाइम है अभी आपके पास 2 मंथ्स का, आप इसको कवर कर सकते हो। सेकेंड थिंग, आप 9th के चैप्टर्स करना स्टार्ट कर दो सीबीएसई के रिवाइज, बिकॉज जब भी टेस्ट होगा तो आप ये मान के चल लीजिए एटलीस्ट 4-4, 5-5 चैप्टर्स आएंगे ही आएंगे। और अब ये वाला जैसे आगे बढ़ता जाएगा आपका 10th आरबीएससी वाला, तो ये भी पोर्शन हम देते जाएंगे, अपन कवर करेंगे इन द टेस्ट। जूम सेशन के रिगार्डिंग कुछ बच्चे बोल रहे हैं, काफी बच्चों का आया है कि जूम सेशन का, तो वो हम करेंगे डेफिनेटली, एनटीएससी का डेडिकेटेड। आई एम वेटिंग के अभी 2-3 लेक्चर्स हो जाए आपके, तो आपको कैसे पढ़ना है ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। नोट्स के लिए आपके पास मैसेज आ जाएगा। जूम सेशन आई एम वेटिंग की 2-3 लेक्चर्स हो जाए तो आपको क्वेरीज भी आपकी थोड़ी एक्यूमुलेट हो जाए, और खासकर क्या क्या आप प्रॉब्लम इसके अंदर फेस कर रहे हो। वैसे मुझे नहीं लगता कि जैसे अब जिन बच्चों ने अभी ये जनपद वाला जो फर्स्ट लेक्चर आपका आया है वो देखा, बच्चों से बात हुई है, बच्चों के कॉल आए हैं, एंड दे आर सेइंग कि ऐसा कहीं कुछ दिक्कत नहीं आई है इसमें, ठीक है। तो आप अभी जैसा चल रहा है, थोड़ा सा हमें अभी नोटिफिकेशंस के लिए वेट करना है, तभी एग्जैक्ट क्लियर होगा। एक तो डिलीटेड पोर्शन वाला थोड़ा कंफ्यूजन है, और जो 9th आरबीएससी वाला है। एनीवेज, लास्ट क्लास में हमने एक महाजनपद किया था। कॉन्सेप्ट महाजनपद क्या थे आप समझ गए होंगे। इंपॉर्टेंट जो थे, आपको लिस्ट जब 16 महाजनपद के आप देखोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। आपको बताया कि जैसे मगध वगैरह के इंपॉर्टेंट है, उनकी कैपिटल आप देख लेना। राजस्थान वाले पोर्शन का हमने देखा था, इसके अंदर राजस्थान वाले इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जांगल जनपद हो गया, जांगल प्रदेश आपको बताया, इधर मत्स्य जनपद आपको बताया, सूरसेन, शिवी जनपद, ये हमने देखा।
फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया था मौर्य डायनेस्टी, मौर्य एम्पायर, आप सबने पढ़ा हुआ है। हमने देखा इसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट रूलर था इंडिया का जिसने पैन इंडिया एम्पायर क्रिएट किया। अफगानिस्तान तक ये पहुंच गया था, साउथ में बहुत सारा पोर्शन कवर किया था इसने, और ईस्ट में भी ये काफी आगे तक था। तो फर्स्ट एम्पायर था हु क्रिएटेड पैन इंडिया एम्पायर। फर्स्ट एम्पायर था जिसने पैन इंडिया एम्पायर क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ हिज टीचर नोन एज चाणक्य। कौटिल्य बोल लो, विष्णुगुप्त बोल लो। नंद डायनेस्टी के धनानंद को मारा था इन्होंने। इसमें 2-3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, आपको मार्क करवाए थे रिगार्डिंग मैगस्थनीज, रिगार्डिंग सेल्यूकस निकेटर एंड हेलेना, तो ये आप अच्छे से इसमें ध्यान रख लेना। और फिर डेथ कैसे हुई वो भी हमने देखा। ड्यूरिंग इज लास्ट मतलब जो लास्ट के ईयर्स थे जैनिज्म की तरफ डाइवर्ट हो गए, कन्वर्ट हुए आचार्य भद्रुभाव, ध्यान रखना। और जो मेथड था संसारा या संलेखना मेथड। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हिज सन बिंदुसार, ही बिकेम द रूलर 298 to 272 BC, ही बिकेम द रूलर। इसको एक टाइटल दिया गया है अमित्रघात। अमित्रघात यानी कि शत्रुओं का सर्वनाश करने वाला, स्लेयर ऑफ फोर्स। ग्रीक इंस्क्रिप्शंस में इसको बोला गया है एमेटोक्रेटस, ठीक है, अमित्रघात से रिलेटेड ही बोला गया है, उसको उन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखा। मीनिंग इसका समझ लेना, स्लेयर ऑफ फोर्स। बहुत पावरफुल रूलर था। एट द एज ऑफ 22 years ही इनहेरिटेड अ वेरी लार्ज एम्पायर, और अपने टैलेंट पे इसने इसको और आगे तक बढ़ाया, और ज्यादा एक्सटेंड किया इसने, ठीक है, बिंदुसार ने। इसके टाइम पे जो इंपॉर्टेंट है, एक दो चीज और, एक ग्रीक रूलर था एंटियोकस वन। एंटियोकस वन, इसने अपना एम्बेसडर भेजा इसके कोर्ट में, डायमेटोकस, ठीक है। ऐसे ही इजिप्शियन रूलर था फिलाडेल्फस, इसने अपना एम्बेसडर भेजा इसके कोर्ट में। ये अच्छे से ध्यान रखना, ये ग्रीक रूलर था एंटियोकस वन, और ये इजिप्शियन रूलर था, ठीक है। राजस्थान वाले जो है एक्चुअली बुक, और जैसे मैंने आपसे कहा आप बुक ले ले, स्टूडेंट एडवाइजर वाली ले ले, उसमें और भी डिटेल्स दी हुई है। ये अपन इसमें मेन पॉइंट्स इसके देख रहे हैं। फिलाडेल्फस, इसने भी अपना एम्बेसडर भेजा था डायनोसियस, ठीक है। बिंदुसार के बाद, बिंदुसार के बाद जो रूलर बना, द मोस्ट टॉक्ड अबाउट रूलर ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, और खासकर एंशिएंट इंडिया, अशोका द ग्रेट। अशोका, ठीक है। टू 273 आपको दिखाई देगा, वैसे आप अगर उसमें देखोगे तो इसके लास्ट ईयर्स में, मतलब बिंदुसार के, अशोक करने लग गया था रूल। काफी सारे एरियाज थे इसके कंट्रोल में, कमांडर था ये बेसिकली उस टाइम पे। तो 273 वैसे आपको उसमें दिखाई देगा, आपके नोट्स में, आपकी बुक्स में, ठीक है। तो बिंदुसार जो था वो ये चाहता था कि उसका बेटा शुशिन शुड बिकम द रूलर, एंड अगेंस्ट द विश ऑफ हिज फादर अशोक रूलर बना। ऐसा कहते हैं अशोक किल्ड हिज 100 ब्रदर्स, मतलब 100 ब्रदर ऐसे कि पॉलीगैमी का सिस्टम था उस टाइम पे। जो किंग्स होते थे उनकी मल्टीपल क्वींस होती थी, पॉलीगैमी थी एक तरह से। तो इट इज सेड कि अशोक किल्ड हिज 100 ब्रदर्स टू एक्सटेंड द थ्रोन। टॉप पे पहुंचने के लिए उसने अपने 100 ब्रदर्स को मारा। कहते हैं इनिशियल ईयर्स में he was very wicked and a cruel ruler, बट बहुत ब्रिलियंट था। अगर मिलिट्री कमांडर या उस हिसाब से बात की जाए, तक्षशिला उज्जैन, he led successful campaigns at that places। तो बहुत सारे लोगों का सपोर्ट था इसके साथ। राधा गुप्त इसका एक वो था मिनिस्टर, तो उसने इसकी हेल्प की
दूसरे मिनिस्टर्स को साथ लेके कि पावर अशोक के पास है, शुशन के पास नहीं। इनिशियली अशोक का एक ही पर्पस था, अपने एम्पायर को ज्यादा से ज्यादा बड़ा करने का, ज्यादा से ज्यादा फैलाने का। ठीक है, तो अब उसके बाद इसमें इसके और भी नेम्स हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देवनाम प्रिय, कौन सा है? देवनाम प्रिय भी इसका एक नेम है, ये ध्यान रख लेना। ये अशोक के लिए यूज किया जाता है, किंग अशोक के लिए। ऐसे ही देव प्रियदासी, देव प्रियदासी ये जो नेम है ये भी किंग अशोक के लिए यूज किया जाता है। 261 में इसने अटैक किया कलिंग। कलिंग का जो रीजन है उड़ीसा वाला, कैपिटल कलिंग की ध्यान रखना अच्छे से, धौली या आप बोल सकते हो तौसाली, तौसाली अच्छे से ध्यान रखना। कौरवा की, कौन थी वहां की क्वीन? कलिंगा की, कौरवा की। ठीक है, इससे पहले अशोक ने ही मैरिड प्रिंसेस ऑफ विदिशा, और इससे इसका एक सन हुआ महेंद्र और एक डॉटर हुई संघमित्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महेंद्र एंड संघमित्रा, वेरी इंपॉर्टेंट। इन दोनों को अशोक ने भेजा था श्रीलंका टू स्प्रेड बुद्धिज्म, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से मार्क कर लेना इसको। अशोक गॉट मैरिड टू प्रिंसेस ऑफ विदिशा, इससे इसको एक सन हुआ महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा, और इनको अशोक ने भेजा था श्रीलंका टू स्प्रेड बुद्धिज्म। इधर 261 में जब कलिंगा के ऊपर अटैक किया तो जीत तो लिया इसने, बट जब अशोक खुद गया वहां पे बैटल साइट पे, अराउंड 1 लाख सिविलियंस एंड सोल्जर्स ऑफ कलिंगा एंड 10,000 सोल्जर्स ऑफ अशोका's ओन आर्मी, दे गॉट किल्ड। मतलब सोचो, अराउंड 1,10,000 पीपल दे वर किल्ड। कितना बड़ा ये बैटल रहा होगा। तो वहां पे जब अशोक ने ब्लड शेड देखा तो माइंड उसका टोटली डाइवर्ट हो गया, उसको ये सब वेस्ट करने लगा। उसने कहा कि ये मैं क्या कर रहा हूं, ही स्टार्टेड थिंकिंग कि व्हाट आई एम डूइंग, और यहां से उसकी आइडियोलॉजी ही पूरी की पूरी चेंज हो गई आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है अशोक की हिस्ट्री में, कि जब ये वहां पे गया कलिंग की बैटल साइट पे, इसका माइंड पूरी तरह से डाइवर्ट हो गया। ठीक है, तो इसके बाद अशोक टर्न हुआ टुवर्ड्स बुद्धिज्म। अब दो नेम्स आते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट है उपगुप्त। बहुत भिक्षु थे, बहुत इंपॉर्टेंट है उपगुप्त, और दूसरा एक नेम आता है श्रमण निर्बोधा। ठीक है, इन दोनों ने खासकर ये अच्छे से ध्यान रखना, अशोक को बहुत इन्फ्लुएंस किया। एक और इंपॉर्टेंट नेम है, बहुत भिक्षु थे जिनके कांटेक्ट में अशोक आए, मोगली पुत्र तिस। ये एक और इंपॉर्टेंट बहुत भिक्षु थे, मोगली पुत्र तिस, जिनके कांटेक्ट में अशोक आए, और ही डाइवर्टेड टुवर्ड्स बुद्धिज्म। इसने बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लिया। इससे पहले अशोक वाज अ शैव। लास्ट क्लास में बताया था ना आपको, दो थे वैष्णव, यानी कि जो किसको वर्शिप करते थे, लॉर्ड विष्णु, और एक कौन से हो गए, शैव, यानी कि जो किसको वर्शिप करते थे, लॉर्ड शिव। इसके बाद अशोक की पूरी आइडियोलॉजी चेंज हो गई दिग्विजय से। दिग्विजय का मतलब क्या है, टू कॉन्कर द होल वर्ल्ड।
दिग् बोलते हैं ना अपन, आपने पढ़ा होगा हिंदी में, पर्यायवाची पढ़े होंगे, अर्थ के लिए यूज होता है। तो पहले इसकी जो थी वो क्या थी, दिग्विजय की पॉलिसी थी। ये अच्छे से ध्यान रखना, उससे ये पूरी चेंज होके हो गई धम विजय। क्या हो गई, धम विजय। धम लिखा हुआ या धर्म से रिलेटेड कह सकते हैं। जो अशोक का प्रिंसिपल था धम, यह आएगा इसमें। इसका बेसिकली मीनिंग यह है कि मॉरल एंड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस या वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बींग्स। इन शॉर्ट ये जो धम्म आएगा, ये वर्ड जो आइडिया है धम्म का, इसका मीनिंग यही है कि मॉरल एंड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस एंड वेलफेयर ऑफ एन इंडिविजुअल, ऑफ द ह्यूमन बींग्स। यही सब हुआ, नॉन वायलेंस, ये सारा का सारा जो महात्मा गांधी का आपने पढ़ा हुआ है, ये एक्चुअली यहीं से ही है। ठीक है, अशोक की ये पॉलिसी थी धम्म विजय। इसने इन द 10th ईयर ऑफ हिज कोरोनेशन, मतलब किंग बना उसके 10th ईयर में, ये गया था बोध गया। बोध गया आपको पता होगा किस चीज के लिए फेमस है, कि जहां पे महात्मा बुद्ध को कहते हैं एनलाइटमेंट मिला, मोक्ष मिला। और 20th ईयर में कपिलवस्तु, नेपाल में है लुम्बिनी, वेयर महात्मा बुद्ध वॉज बॉर्न। ये आपने लास्ट ये मतलब 9th क्लास में आया है ये एक्चुअली महात्मा बुद्ध के बारे में, जो 9th आरबीएससी वाला पोर्शन है उसमें। तो 10th ईयर के अपने कोरोनेशन में ये गए बौद्ध गया, और 20th ईयर के कोरोनेशन में ये गए, मतलब बुद्धिज्म की तरफ ये पहले ही होने लग गए थे इन्फ्लुएंस्ड। और कलिंग वार के बाद तो ये पूरी तरह से उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया। और 20th ईयर में कहा गई ये कपिलवस्तु। तो त्रिरत्ना बोले गए हैं बुद्धिज्म के। थ्री ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म, त्रिरत्ना यानी 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म। कौन कौन से हो गए, बुद्ध, धम्म एंड संघ। ये मतलब बुद्धिज्म की फिलॉसफी है। अगेन 9th आरबीएससी में था, हम उसको करेंगे जब इसको देखेंगे डिटेल में। अशोक ने इसको पूरी तरह से इम्बाइब किया, इसको अशोक ने पूरी तरह से फॉलो किया। अब इसमें कुछ अपन वर्ड्स देख लेते हैं जो आएंगे। पहले इसने स्टार्ट की धम्म यात्रा। ठीक है, इससे पहले जो किंग्स यात्रा करते थे, यात्रा मतलब एक तरह से वेकेशन पे गए, तो बेसिकली वो होती थी रिलेटेड विद द हंटिंग ऑफ एनिमल्स। अशोक ने ये पूरा बंद कर दिया, धम्म यात्रा स्टार्ट की। तो धम्म यात्रा यानी क्या हो गया कि जाके ये देखना कि कौन प्रॉब्लम में है और उनकी हेल्प करना। इससे पहले किंग्स अशोक फर्स्ट रूलर था जिसने इंडिया में पब्लिक से डायरेक्ट कांटेक्ट एस्टेब्लिश किया। ही वॉज द फर्स्ट रूलर टू एस्टेब्लिश डायरेक्ट कांटेक्ट विद द पब्लिक। ग्रीक रूलर्स की ये होती थी कि वो पहले के नहीं तो रूलर्स पब्लिक के सामने नहीं आते थे ऐसा। अशोक फर्स्ट था जिसने पब्लिक से डायरेक्ट कांटेक्ट एस्टेब्लिश किया। पिलर्स थे इसके, स्तूपा, इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, स्तूप आपने वर्ड सुना होगा, पिलर्स, रॉक एडेक्ट्स, जिसके ऊपर ये लिखवाते थे। इस तरह से पूरा अशोक ने स्टार्ट किया। इसकी जो स्क्रिप्ट थी, ये ध्यान रख लेना, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। कौन सी स्क्रिप्ट थी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट। एक और पिलर मिला है इसका मानसेरा में, अब ये पाकिस्तान में है, शाहबाज गढ़ी जगह है, वो खरोशी स्क्रिप्ट में है। ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों। यहां पे वो कौन सी स्क्रिप्ट है, खरोशी स्क्रिप्ट। बाकी नॉर्मली ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी। आप ये समझ लो एक तरह से स्तूप वर्ड डेफिनेटली आपने सुना होगा। अभी हम देखते हैं ना, कोई होता है पिलर्स इस तरह से
या जैसे उस दिन अपन धारसन स्मारक की बात कर रहे थे, तो आप जाओगे तो आपको वहां पे जगह जगह आप इधर तारागढ़ वाले उस पर गए होगे तो आपने देखा होगा जो पृथ्वीराज चौहान स्मारक है, आपने उसके ऊपर देखा होगा कि हिस्ट्री लिखी हुई है। तो ये सबसे पहले अशोक ने स्टार्ट किया और इसका ये एक तरह से वे था पब्लिक के साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश करने के लिए। इसमें इसके दो बहुत फेमस है, सांची स्तूप, कौन सा? सांची, और एक सारनाथ। सारनाथ इन वाराणसी उत्तर प्रदेश, जिधर से आपको पता है अपना इंडिया ने अपना वो एम्बलम लिया है, सत्यमेव जयते वाला। इस तरह से सारनाथ स्तूप से वो अपन ने एम्बलम लिया है, ये आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, ठीक है। इंडिया का जो नेशनल एम्बलम है वो वाला, तो ये अशोक के उससे लिया है हमने। धर्म यात्रा आपको समझ में आ गई होगी। पहले विहार होते थे एक तरह से, यात्रा एक तरह से, उसमें क्या होता था, हंटिंग होती थी बेसिकली। किंग्स वगैरह जब रूलिंग क्लास वाले वेकेशंस में जाते थे, हंटिंग होती थी। लेकिन इसने बोला ऐसा नहीं, आप जाएंगे लेकिन किसके लिए, पर्पस क्या रहेगा, वेलफेयर। ये देखना है जो डिस्ट्रेस में है, और खासकर बौद्ध भिक्षु वगैरह जो है, बौद्ध भिक्षुज एंड भिक्षुणीज, मतलब मेल्स एंड फीमेल्स, तो उनको ग्रांट्स देना, उनकी हेल्प करना, ठीक है। अशोक ने एक और वर्ड आएगा आपका अनुसंधान। अनुसंधान का वैसे अगर देखा जाए तो मीनिंग तो रिसर्च होता है। यहां पे यह है कि अशोक अपने ऑफिशियल्स को भेजता था टू प्रीच बुद्धिज्म, टू स्प्रेड बुद्धिज्म। इसको बोला गया है अनुसंधान। अब वैसे अगर आप देखेंगे तो अनुसंधान का मीनिंग आपको पता पड़ेगा कि इसका मीनिंग होता है रिसर्च। तो अशोक ने ये पॉलिसी ली, उसने वॉर को बिल्कुल छोड़ दिया। और ध्यान से सुनना, ये एक मेजर फैक्टर बताया जाता है फॉर द डाउनफॉल ऑफ द मौर्यन एम्पायर। समझना, एक आपने सुना होगा कि पीस एस्टेब्लिश करने के लिए आपका पावरफुल होना बहुत जरूरी है। अगर आप पावरफुल हैं तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा आपसे लड़ने ही नहीं आएगा, तो क्या मेंटेन रहेगा, पीस मेंटेन रहेगा, पीस एस्टेब्लिश रहेगा। हमने अपने कई लेक्चर्स में ये चीज डिस्कस की है, लास्ट ईयर भी हमने डिस्कस की कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद थर्ड क्यों नहीं हुआ अभी तक। उसका एक मेन फैक्टर क्या, या इंडिया और चाइना क्यों नहीं लड़ते हैं, मतलब बिल्कुल ऐसे वॉर क्यों नहीं हो रहा। जैसे अभी आप सुन रहे होंगे आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में हो रहा है, या इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्यों नहीं हो रहा, या रशिया अमेरिका के बीच में कभी क्यों नहीं हुआ, या अमेरिका चाइना के बीच में क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि ये सब कैसे नेशंस हो चुके हैं, न्यूक्लियर पावरफुल नेशंस हैं, न्यूक्लियर पावर वाले नेशंस हैं। तो अब अगर इनके बीच में वॉर हुआ, एक्सक्यूज मी, तो ऑब्वियस सी बात है जो नेशन रिसीविंग एंड पे होगा, जो हार रहा होगा, तो वो अल्टीमेटली किसका यूज करेगा, न्यूक्लियर वेपन्स का। और एक यूज करेगा तो दूसरा भी यूज करेगा। और आपको बताया था, आइंस्टीन ने कहा था कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर का मुझे पता नहीं, लेकिन फोर्थ तो फिर किससे लड़ा जाएगा, बोन्स और स्टोन से। क्यों? क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गया तो हर कंट्री के पास इतनी ज्यादा न्यूक्लियर पावर है कि हर कोई उसको यूज करेगा, और अल्टीमेटली क्या होगा, पूरा वर्ल्ड ही खत्म हो जाएगा। तो अब अशोक ने पीस की पॉलिसी तो ले ली, लेकिन आर्मी का एक्चुअली काम क्या होता है, मिलिट्री का, इन सब का बेसिकली वर्क क्या होता है। आप देखते होंगे ना, आप अभी भी देखते होंगे कि इंडियन आर्मी हुई, नेवी हुई, एयरफोर्स, ये रेगुलर प्रैक्टिस करते रहते हैं। ठीक है, क्रिकेट का मैच होता है तो प्लेयर्स ऐसे तो नहीं कि सीधा खेलने चले गए, उससे पहले बहुत ज्यादा वो क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। डेफिनेट सी बात है, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या होगा, दे वोंट बी एबल टू परफॉर्म। अब अशोक तो पावरफुल था, उसने अच्छा मैनेज कर लिया, लेकिन उसकी जो आर्मी थी वो पूरी तरह से वीक हो चुकी थी, क्योंकि बैटल नहीं लड़ रहे थे, लड़ने ही नहीं गए। तो जो वॉरियर्स थे भूल ही गए कि उनको अपने वेपन्स को यूज कैसे करना है। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि अशोक के बाद के जो रूलर्स थे वो उतने एफिशिएंट नहीं थे। उस दिन भी आपसे डिस्कस किया था कि जब कोई बहुत ही पावरफुल रूलर हो जाता है, और अगर ये 2-3 जनरेशन तक कंटिन्यू हो गया कि बहुत पावरफुल रूलर्स हैं, लेकिन फिर उसका डाउनफॉल भी हो जाता है, हम देखते हैं। और डाउनफॉल का मेन एक रीजन क्या रहता है कि जितना बड़ा किंगडम उन्होंने एस्टेब्लिश किया, जितना एफिशिएंटली उन्होंने उसको रन किया, उतना बाद वाले उसको मैनेज नहीं कर पाते। ठीक है,
कई एग्जांपल लिए थे हमने लास्ट क्लास में, कांग्रेस पार्टी का भी एग्जांपल लिया और भी बहुत सारे एग्जांपल लिए थे हमने कि अब कोई इतना पावरफुल था अशोक, बट और इसने एक तो उसके बाद वाले रूलर्स इसको मैच नहीं करते थे इसके स्किल्स को। सेकंड थिंग, इसकी आर्मी का काम तो लड़ना ही हुआ। अगर पीस टाइम भी चल रहा है तो भी प्रैक्टिस तो होनी चाहिए, बट इसने तो वॉर को पूरी तरह से ही छोड़ दिया। ही कंप्लीटली रिनाउंस्ड वायलेंस। वायलेंस एक अलग बात होगी, वॉर प्रैक्टिस एक अलग बात होगी, तो उसने सभी कुछ बंद करवा दिया। हंटिंग ऑफ एनिमल्स वाज कंप्लीटली बैंड इस तरह से। तो अल्टीमेटली रिजल्ट ये हुआ कि बाद में अशोक के जाने के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ किंग अशोक, दूसरे जो थे नेबरिंग किंगडम्स, अब वो तो आपकी आइडियोलॉजी से नहीं चल रहा है ना। जैसे इंडिया के लिए बोला जाता है कि हमने आज तक कभी किसी के ऊपर आगे बढ़ के हमने अटैक नहीं किया, बट इसका रिजल्ट क्या हुआ है कि अफगानिस्तान इंडिया का पार्ट था, हट गया। पाकिस्तान बांग्लादेश इंडिया के पार्ट थे, हट गए। बर्मा, भूटान, नेपाल, ये सब इंडिया के पार्ट्स थे किस टाइम पे। और हमारी जब अग्रेसिव पॉलिसी नहीं रखी हमने, तो ये सब हमसे हटते गए। अभी चाइना का आप देख ही रहे हैं, हमने अपनी तरफ से कुछ भी इनिशिएट नहीं किया। कश्मीर का हमने डिस्कस किया कि कश्मीर का एक मेजर पोर्शन पाकिस्तान के पास है। बॉक्सिंग के गेम में कई बार बोला जाता है ऑफेंस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी या ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, कि अगर आप अटैक करते हैं सामने वाले के ऊपर पहले तो वही सबसे बेस्ट है। आप अगर डिफेंसिव मोड में चले गए तो हो सकता है और चांसेस है कि यू विल लूज द बैटल। तो ऐसा ही ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। अशोक की जो पॉलिसी थी नॉन वायलेंस की, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर। अगर अपन ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत अच्छा था, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कॉजिंग फैक्टर थी फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, सॉरी मौर्यन एम्पायर। इसके बाद वीक होता गया सब कुछ। लास्ट रूलर जो मौर्यन डायनेस्टी का था दैट वाज भद्रथ। ये इंपॉर्टेंट नेम है, अच्छे से ध्यान रख लेना। लास्ट रूलर ऑफ द मौर्यन एम्पायर इन 185 BC। अब सोचो अशोक के जाने के कुछ ही साल बाद, 50 इयर्स के टाइम में, जस्ट कितना टाइम हुआ है बच्चों, 50 इयर्स। इतना बड़ा एम्पायर और जो इतने स्किल्स, जिसके पास गाइडेंस था चाणक्य जैसे का, वो डाउनफॉल हो गया विद इन 50 इयर्स। लास्ट रूलर का नाम अच्छे से ध्यान रख लेना, भद्रथ था। ही वॉज किल्ड बाय हिज ओन कमांडर पुष्यमित्र। मिलिट्री परेड हो रही थी, मिलिट्री की परेड हो रही थी, एंड ही वॉज किल्ड बाय हिज ओन कमांडर। अब बाद में इस पुष्यमित्र सुंग ने इस्टेब्लिश की सुंग डायनेस्टी। ये भी आपने डेफिनेटली पढ़ी होगी, आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्लिक हो रहा होगा कि पुष्यमित्र सुंग ने भद्रथ को मारा और उसके बाद इस्टेब्लिश की सुंग डायनेस्टी। तो ये तो था सम इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ द मौर्यन एम्पायर। आई होप कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इसमें। एक तो जो जो बच्चों आपको बोलता जा रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको अच्छे से ध्यान रखना ही है। नोट्स भी पढ़ने हैं, बुक्स का भी आपको बोला आप ले लेना, पर जो जो पॉइंट्स खासकर अपन बोल रहे हैं यहाँ पे कि इंपॉर्टेंट है, जैसे महेंद्रा एंड संघमित्रा, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखते हैं। अब अगर अपन बात करें मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की, ठीक है, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो चाणक्य ने कहा है कि देयर आर 7 एसेंशियल एलिमेंट्स। ये अच्छे से ध्यान रख लेना कि अगर अपन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो चाणक्य ने कहा है कि देयर आर 7 एसेंशियल एलिमेंट्स। कौन कौन से हैं? किंग, जनपद, अब एक वर्ड आएगा अमात्य। अमात्य का मतलब यहां पे है मिनिस्टर्स। किंग होता था, फिर उसके क्या होते थे? मिनिस्टर्स। तो अमात्य का मतलब है यहां पे मिनिस्टर से। आप खुद सोचो, जहां से आगे देखने से पहले खुद सोचना और क्या हो सकता है इसके अंदर। इसमें ऐसा कोई ऐसा नहीं कि बिल्कुल अपन वो चीजों को ग्रहण करना, ऐसा कुछ नहीं। किंग तो होगा ही होगा,
जनपद अपन ने पढ़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, मिनिस्टर्स होने चाहिए, पढ़ा था अपन ने, कोर मिनिस्ट्रीज होती है जैसे अभी फॉरेन मिनिस्ट्री वगैरह इस तरह से। और क्या हो जाएगा इसके अंदर बेटा, फोर्ट। बच्चों क्या होगा इसके अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अभी भी तो है इस तरह से ही देखा जाए, हम अपनी बॉर्डर्स को सिक्योर करते हैं, पढ़ा था ना अपन ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो फोर्ट भी एक तरह से क्या है, ये थोड़ा बहुत आपने उसमें भी देख लिया होगा अभी पद्मावत मूवी में, कि फोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंस हुआ करता था उस टाइम पे। अभी वो चेंज हो गई है चीजें, बट मोर और लेस वही, मतलब अलग वे में है और वही बात है एक तरह से। फिर क्या होगा इसके अंदर, सेना होना ही चाहिए, सिक्योरिटी फोर्सेस। अब सोचो, ये खुद चाणक्य ने कहा था कि सेना आपके पास होनी चाहिए, एसेंशियल एलिमेंट है। और जब इस पॉलिसी को छोड़ दिया, मतलब ऐसा नहीं था कि अशोक की सेना नहीं थी, सेना तो थी, बट सेना का काम क्या है, लड़ने का। और वही काम सोचो इन्होंने 261 से लेके 232 बीसी तक कोई वॉर नहीं लड़ा। चलो वॉर तो अलग बात हो गई, कोई प्रैक्टिस भी नहीं की उससे रिलेटेड, तो डेफिनेटली वो क्या हो गए, वीक हो गए, उनके जो स्किल्स थे वही खत्म हो गए। फिर क्या आ जाएगा इधर, कोष। कोष यानी क्या हो गया फ्रेंड्स, मनी होना ही चाहिए। इसमें देखो एक और है, पहले जो ये किंगडम्स एक दूसरे के ऊपर इतना अटैक करते थे, उसका एक बहुत बड़ा रीजन एक और ये होता था कि उनको ट्रेजर की नीड होती थी, दे नीडेड मनी। अब भी इंटरनेशनल ट्रेड जो हो रहा है, तो वो भी अपन ने पढ़ा है एक तरह से वही है। अब इकोनॉमिक वॉर हो रहा है एक तरह से, ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर में अपन ने पढ़ा ना, अब कैसा होता है एक तरह से, इकोनॉमिक वॉर हो रहा है। एक बच्चे ने क्वेश्चन भेजा था एनटीएससी का रिलेटेड कि इस तरह से था कि चाइना को कोई टॉय 150 रुपीज में पड़ रहा है, 250 रुपीज में सॉरी, और वो लेकिन उसको इंडिया में कितने में बेच रहा है, 150 रुपीज में। डंपिंग कहते हैं इस प्रैक्टिस को। उसको महंगा पड़ रहा है लेकिन इंडिया में सस्ता बेच रहा है। क्यों बेच रहा है, क्योंकि यहां पे क्या क्रिएट करना चाहता है, मोनोपोली। ऐसे ही जियो वाले केस में आपने देखा था, कोष। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट आ जाएगा एक और, फ्रेंड। ठीक है, ये 7 एलिमेंट्स बहुत नेसेसरी है एक सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। किंग, जनपद, अमात्य, फोर्ट। फोर्ट को हिंदी में अपन क्या बोलेंगे, दुर्ग। फोर्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे, दुर्ग। सेना, कोष, कोष यानी ट्रेजरी, एंड देन फ्रेंड। ये एक इंपॉर्टेंट है, चाणक्य ने बताए थे 7 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। ऐसे ही अगर अपन बात करें यहां के मौर्यन एम्पायर के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, तो 18 तीर्थ बताए हैं इसने, चाणक्य ने। क्या बताए हैं, 18 तीर्थ। तीर्थ यानी आप एक तरह से कह सकते हो मिनिस्ट्रीज। 18 इंपॉर्टेंट तीर्थ बताए हैं इसने। आप क्या कह सकते हो एक तरह से, मिनिस्ट्रीज। इसमें इंपॉर्टेंट जो बताए हैं, जैसे इसके अंदर पुरोहित, मंत्री, सेनापति एंड युवराज। पुरोहित, मंत्री, सेनापति और कौन सा हो गया, युवराज। ऐसे ही चाणक्य ने ही बताया है 26 इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स। 26 इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स। एक जैसे हो गया इसके अंदर संहिदाता, ही वॉज द हेड ऑफ द ट्रेजरी। संहिदाता कौन था, ही वॉज द हेड ऑफ द ट्रेजरी। ऐसे ही समहर्थ, समहर्थ का क्या काम था, ये बच्चों आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अच्छे से, नोट्स में आपके दिया हुआ है। समहर्थ का क्या काम था, रेवेन्यू कलेक्शन का। टैक्स कलेक्शन होता है ना, उस टाइम पे भी था, कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू, कलेक्शन ऑफ द टैक्सेस। फिर आ गया जैसा आपका एक आएगा, ये ध्यान रखना, सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष का क्या काम था, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। भाई उस टाइम पे तो मोस्टली क्या रहता होगा, प्राइमरी सेक्टर ही था। इकोनॉमी का हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में, कि हिस्टोरिकल चेंजेस इन द सेक्टर्स, इन द इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्टर्स।
तो उस टाइम पे तो डेफिनेटली मेन क्या रहता होगा, और इंडिया का तो अभी भी एग्रीकल्चर एक मेन है ही, उस टाइम पे तो लगभग सब क्या था, एग्रीकल्चर। सीताध्यक्ष इसलिए इंपॉर्टेंट है, हेड ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। ऐसे ही हो गया आपका सूत्राध्यक्ष, वीविंग से रिलेटेड, किससे रिलेटेड था, वीविंग, निटिंग, तो क्या हो गया, सूत्राध्यक्ष। ऐसे ही आएगा आपका पानाध्यक्ष, पानाध्यक्ष ट्रेड को मॉनिटर करता था। किसको मॉनिटर करता था ये, ट्रेड को। लूणाध्यक्ष, इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे। इसमें कुछ के नेम्स दिए हैं आपको, ये आप इसमें थोड़ा ध्यान रख लेना। इस तरह से 26 इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स बताए गए हैं इन द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। अब अगर अपन बात करें तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद आपका आ जाएगा इसके अंदर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोविंसेस बताया था ना आपको, पढ़ा था नेशनलिज्म इंडिया में कि पहले ब्रिटिशर्स के टाइम पे प्रोविंसेस हुआ करती थी। पाकिस्तान में अभी भी प्रोविंस है, सिंध प्रोविंस, पंजाब प्रोविंस, इस तरह से। और ब्रिटिशर्स के टाइम पे याद है, पढ़ा था ना अपन ने, एक सेंट्रल प्रोविंस हो गई, बंगाल प्रोविंस हो गई, मद्रास प्रोविंस हो गई, बॉम्बे, इधर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इस तरह से। तो 5 प्रोविंसेस थी उस टाइम पे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में। तक्षशिला, ये अभी पाकिस्तान में है। 2 इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी सुनी होगी आपने, तक्षशिला यूनिवर्सिटी नालंदा बिहार, और तक्षशिला अभी कहां पर है, ये इंपॉर्टेंट लर्निंग सेंटर हुआ करती थी तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तो तक्षशिला इंपॉर्टेंट प्रोविंस था, पाकिस्तान वाले पार्ट में है। उज्जैन, तोसाली बताया ना अभी, कलिंग की कैपिटल। और कौन सी हो गई, सुवर्णगिरी। ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस। और मध्य देश जो था पाटलिपुत्र यानी मॉडर्न पटना। पाटलिपुत्र क्या हो गया, मॉडर्न पटना। पहले जो मेन सेंटर्स हुआ करते थे, अभी तक आपने जितनी हिस्ट्री पढ़ी है आपने देखा होगा, ये उत्तर प्रदेश बिहार के हैं लगभग सारे। अवध, ये सारे के सारे ये कहां के थे, उत्तर प्रदेश है, बिहार के। और मेन रीजन क्या है, रिवर, फ्लो ऑफ रिवर्स, गंगा रिवर जा रही है यहां से। फर्टाइल सॉइल है। अब बैकवर्ड हो गए, वो हमने काफी डिस्कस किया, पॉपुलेशन ज्यादा हो गया, मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स है, बहुत सारे कास्टिज्म वगैरह, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये इसके टाइम पे मेन प्रोविंसेस थी 5। ये नेम्स आपको अच्छे से ध्यान रखने। उज्जैन बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था, राजा विक्रमादित्य के नाम से आपको याद होगा। उज्जैन का नाम आपने वहां पे सुना होगा, रेफरेंस में कई बार आपने कई जगह देखा होगा, सीरियल्स वगैरह में। तोसाली ये वाला हो गया, कलिंग, सुवर्णगिरी, पाटलिपुत्र। ठीक है। इसके बाद ये फर्दर प्रोविंसेस डिवाइड होती थी। विषय, जिसका हेड कौन होता था, विषयपति वॉज द हेड। प्रोविंसेस फर्दर किसमें डिवाइड होती थी, विषय, और इसका हेड होता था विषयपति। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट्स के हेड होते थे, उस ऑफिसर को बोलते थे स्थानिक। जो डिस्ट्रिक्ट्स थी उसके जो ऑफिसर होता था उसको बोला जाता था, उसका जो हेड होता था स्थानिक। ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट है गोप। ही वॉज द हेड ऑफ द 10 villages. He was the head of the 10 villages. और ये बच्चों बात आता है समझ में। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन देखा हमने, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन देखा हमने, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन देखा हमने। अब इसके बाद ये ध्यान रख लेना इसमें भाई, प्रोविंसेस के बाद क्या आ गया, विषय का हेड क्या हो गया, विषयपति। ऐसे ही जो डिस्ट्रिक्ट का हेड होता था, ही वॉज कॉल्ड स्थानिक। ठीक है। और फिर होता था गोप। ही वॉज द हेड, मतलब इंचार्ज ऑफ द विलेज,
10 विलेजेस का एक तरह से क्लस्टर हो गया। 7th क्लास में एक वर्ड पढ़ा होगा आपने, नाडु। ये साउथ के लिए, नाडु का मतलब क्या हो गया? ग्रुप ऑफ विलेजेस होता है। तो एक स्टेट है साउथ का, तमिलनाडु। ये 7th क्लास में आया था आपके, इफ यू पीपल रिमेंबर, सीबीएसई में। गो वॉज द हेड ऑफ द 10 विलेजेस। अब देखो 30 मेंबर्स होते थे मेन। हाँ, एक और बात आएगा इसमें, किंग अपॉइंटमेंट करता था पुरोहित का, मंत्री का, और ऐसा ही नहीं कि किसी को भी अपॉइंट कर लिया। इनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एक वर्ड आएगा, मेथड जो था, उपधर परीक्षा। किंग अपॉइंट करता था पुरोहित को, मंत्री को, और उपाधा परीक्षण मतलब जैसे भी होता ना कि एग्जाम्स होते हैं, एक तरह से पूरा चेक किया जाता है। एग्जाम्स में एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, आर्मी में आप जाना चाहेंगे तो एनडीए का एग्जाम देना पड़ेगा आपको, इस तरह से। तो क्या हो रहा है, बेसिकली टेस्ट किया जा रहा है एबिलिटीज जो है, स्किल्स हैं कि नहीं है। तो यहां पे उपाधा परीक्षण में कैरेक्टर वगैरह सबको वेरीफाई किया जाता था, बिहेवियर सबको। तो ये ध्यान रखना, उपधा परीक्षा। 30 मेंबर्स थे बेसिकली, और 6 कमिटीज में डिवाइडेड थे जो अलग अलग चीजें देखते थे। हर कमिटी के अंदर यानी कि 5 मेंबर्स। अब ये अलग अलग चीजों को देखते थे, मतलब जैसे एक कमिटी का काम था टू लुक आफ्टर द क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, क्राफ्ट्स वर्क जो हो रहा है उसको देखना। फिर एक कमिटी का काम होता था फॉरेनर्स से रिलेटेड मैटर्स को देखना। अभी इसके लिए फॉरेन मिनिस्ट्री होती है, सोचो, उस समय भी था, कमिटी होती थी। मतलब अब इससे भी पता पड़ता है कि ये जो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इट इज एज ओल्ड एज द ह्यूमन सिविलाइजेशन। हाँ, उस टाइम पे इतना नहीं होता था, अभी ज्यादा होता है। फिर एक कमेटी का काम था टू लुक आफ्टर द बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशंस। ठीक है, जो बर्थ और डेथ के अभी भी आपको पता है सर्टिफिकेट्स बनाए जाते हैं टू लुक आफ्टर द बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशंस। ठीक है, ऐसे ही कमेटी का काम हो गया कि जो कॉमर्स से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको देखना। फिर एक कमेटी का काम था टू लुक आफ्टर द सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स। और फिर एक कमेटी का काम था कि जो चीजें बेची जानी है उसमें 1/10 जो कॉस्ट प्राइस है उसका 1/10 पार्ट कलेक्ट करना है एज अ टैक्स। 1/10 पार्ट कलेक्ट करना है एज टैक्स। तो इस तरह से 6 डिफरेंट कमिटीज थी। अब अगर अपन बात करें मिलिट्री की, तो बहुत बड़ा मौर्यन एम्पायर था। इट इज सेड 6 लाख की तो इन्फेंट्री थी चंद्रगुप्त मौर्य की, पैदल सैनिक। 50,000 कैवेलरी, हॉर्सेस। ठीक है, मतलब जो हॉर्सेस पे चलते हैं। 9,000 वॉर एलिफेंट्स थे। सोचो कितना बड़ा सिस्टम था इनका। और अब सोचो इतने एलिफेंट्स, इतने हॉर्सेस, इनको मैनेज करने के लिए कितनी प्लेस, कितने लोग चाहिए होते होंगे, कितना फूड एलिफेंट्स को फीड करने के लिए
हॉर्सेस को फीड करने के लिए चाहिए। इतना डेवलप हो चुके थे, मतलब इतनी ज्यादा ऑब्वियसली बात है, रेवेन्यू जनरेशन हो रहा था, तभी तो इतनी बड़ी आर्मी मेंटेन कर पा रहे थे। ठीक है, तो आपको पहले ही बताया एंशिएंट टाइम जो है उस समय वाकई ये सही था, इंडिया के लिए इतना ट्रेड होता था कि यहाँ पे क्या बोला जाता था कि इंडिया वॉज अ गोल्डन बर्ड। अभी हम गुप्ता डायनेस्टी और आगे देखेंगे। एंड 1000 चैरियट्स, रथ जो बहुत बड़ा था चंद्रगुप्त मौर्य का ये मिलिट्री वाला। तो बच्चों आज हम यहां पे रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा मॉडर्न डायनेस्टी में है, जस्टिस वाला इनका जो है जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।